अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर चुके हैं और पिछली दो वीडियो में हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस पढ़ा था। अच्छा, मैं वो चैप्टर पार्ट 2 बना रहा था, तो वाइल ड्यूरिंग दिस क्या हुआ कि माइक की ऑडियो चला गया। उसके बाद मुझे पता नहीं चला, तो हमने जो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का स्टार्ट पढ़ लिया था। उसके आगे से मैं आगे यहाँ से वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ना है और इसके बाद हम इंशाल्लाह आज अपना चैप्टर मुकम्मल करते हैं, क्योंकि 3 पार्ट बन चुके हैं, इससे ज़्यादा पार्ट नहीं बनेंगे इस चैप्टर के। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड स्टैटिक। बहुत अच्छा चैप्टर है, और फ्लूइड डायनेमिक दोनों एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से डिपेंड करते हैं दोनों। लेकिन आज हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा होता है हमें ये देखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मास कंसिडर कर लो, ये मैंने एक बॉडी कंसिडर कर ली। इस बॉडी को मैंने अभी अर्थ लेवल पर रखा हुआ है। आपको पता है इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, लेकिन वो बैलेंस है, और इस पर एक्सटर्नल फोर्स हमने कोई लगाई नहीं है। ओके, अभी हम इसको इस सरफेस से ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि अभी इस पर सिर्फ नॉर्मल फोर्स लग रही है। अब हमने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, ये फोर्स एक्सटर्नल हमने अप्लाई की। इस फोर्स एक्सटर्नल को अप्लाई करी तो नीचे की तरफ इस एक फोर्स बनी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से बनी। ओके, जैसा हमने पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था कि अगर भी कोई हम फील्ड या फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं तो एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो वो एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब अगर वो फॉर एग्जांपल ग्रेविटी की फील्ड के अगेंस्ट हुई होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग की हुई होगी तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। बट आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी। फ्रिक्शन फोर्स के भी अगेंस्ट फोर्स एक्सटर्नल वर्क करती है, लेकिन फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि फ्रिक्शन इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। हमने भी पढ़ा था व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसी तरह ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल, इसलिए इसके अगेंस्ट वर्क डन करने पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो कंसेप्ट है वो जो है हम यूज करते हैं फॉर फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, नॉट फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, अब ये हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की। अब हमें पता है हमारी डिस्प्लेसमेंट कैसी है, अपवर्ड है। अब डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है और हमारी फोर्स भी मतलब उसी की डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन हुई, तो थीटा 0 होगा, कॉस 0 मैक्सिमम आता है, इसलिए हमारा वर्क डन mgh आता है। वाइल अगर हम देखें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम देख सकते हैं वहाँ पे हमारे को 180 एंगल मिल रहा है विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। सो हम कह सकते हैं कि हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि 180 एंगल बन रहा है। तो ये आपके पास यहाँ पे पता मतलब वर्क हम निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स का निकालना है तो आप यहाँ पे माइनस mgh लिखोगे ग्रेविटेशनल के, और आपको वर्क एक्सटर्नल मिल जाएगा। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर कोई भी एक जीरो आर्बिट्री लेवल पे हम देखें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी, रिलेटिव इस एस्पेक्ट में बोल रहे हैं, क्योंकि आप इसको हम एक रिलेटिव ले रहे हैं, एक एक फोर्स के रिलेटिव ले रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम उसको इससे भी कहते हैं कि ये रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, कि उसकी पोजीशन पे बेस करते हैं। ओके, नाउ अब हम देख रहे हैं वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब इसका मतलब क्या है, अभी हम यहाँ पे पढ़ने जाएंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात आइडिया लेंगे। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए भाई कि हम जो ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क करते हैं, क्लोज पाथ, मैंने की क्लोज पाथ बना लिया है। क्लोज पाथ का मतलब है जहाँ से स्टार्ट हुए इनिशियल वहीं पे आके एंड कर। ओके, अब इसको आपको समझने से पहले ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में तो पता होना चाहिए, लेकिन ये कैसी फोर्स है, ये एक ऐसी फील्ड है जो कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड ऐसी फील्ड होती है, पहले हम ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ अगर यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है और मेरी डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, ओके, यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है और मेरी डिस्प्लेसमेंट सॉरी इधर हो रही है और मेरी डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा जो वर्क डन हो रहा है वो उस फील्ड के अगेंस्ट है। ओके, तो मतलब जो है उसका सम अप टोटल वर्क डन 0 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। अगर मैं इस तरह वर्क करता हूँ तो ये किसके मतलब जो है परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा,
इसकी वजह से दोनों वर्क क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। अब फॉर एग्जाम्पल, बल्कि हम ऐसे कर लेते हैं, ये भी परपेंडिकुलर है। अब मैं अगर इस तरह से वर्क करता हूँ तो ये कैसे कर रहा हूँ, मैं पैरेलल कर रहा हूँ, तो ये मैक्सिमम mgh होगा। और यहाँ पे ऊपर की साइड करूँगा तो क्या होगा, नेगेटिव माइनस mgh होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए टोटल वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो आता है। कंजर्वेटिव फोर्सेज ऐसी फोर्सेज होती हैं जो आपका इनिशियल पॉइंट और इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, ना कि वो इस पर डिपेंड करें कि उसने पाथ कौन सा लिया है। पाथ कोई भी ले लेकिन वर्क सेम आया। ओके, इसलिए जो है इन अ क्लोज पाथ जो है हमारे पास वर्क हमेशा जीरो आता है। तो ये भी मेरे पास क्लोज पाथ था एक स्क्वायर, लेकिन अब हम ट्राइंगल के केस में देख लेते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, पहले से कुछ पॉइंट नोट कर लो। कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन इन क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। वो फोर्सेस, वो फील्ड जो पाथ पे डिपेंड ना करें, उनको हम उन फील्ड और फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड्स। ओके, अब अगर हम देखें यहाँ पे, ये मैंने ए पॉइंट सपोज कर लिया, यहाँ से मैं बी पे गया, बी से सी पे गया और वापस ए पे आया। ओके, मैं वापस ए पे आऊँगा तो देखना वर्क जीरो आएगा। मैं ए से बी पे गया, हमारी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड थी, इन द डायरेक्शन थी, जीरो एंगल बना mgh, और ये हमारा मैक्सिमम आ गया। गुड। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहा है। 90 का एंगल बनाने से क्या होगा, ग्रेविटेशन के ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। दूसरा वर्क डन भी मिल गया। तीसरा हम एंटी पैरेलल जा रहे हैं, मतलब माइनस mgh, तो ये माइनस mgh आ गया। इन तीनों को समअप करो, जीरो तो वैसे ही जीरो है, माइनस mgh प्लस mgh कट गया और बचा आपके पास जीरो, मतलब टोटल वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड इज इक्वल टू जीरो। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कैसा कंसेप्ट है, जस्ट आप सपोज करो, मैं अगर आपको कहूँ मैं mgh का फॉर्मूला इस अर्थ पे तो वैलिड कर सकता हूँ, मैं अगर कहूँ ये मार्स पे वैलिड है, आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहाँ जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा हाइट पे ले जाऊँ तो वैलिड है, जब भी नहीं है, क्योंकि ये एक मतलब एक सर्टेन हाइट तक के लिए वैलिड है, उसके बाद भी ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हमारी फील्ड भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, वीक हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली जो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब हर जगह एप्लीकेबल। तो एब्सोल्यूट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एब्सोल्यूट के लिए हमें पॉइंट्स लेना पड़ते हैं। कैसे पॉइंट्स? फॉर एग्जांपल हम अर्थ का रेफरेंस लेंगे और इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, ताकि अर्थ के जो भी लेवल होंगे वो सब कवर हो जाए। इन्फिनिटी मतलब वो एक ऐसा पॉइंट है जिधर कोई भी फोर्स या फील्ड जाके जीरो हो जाती है, या उसका इन्वर्स लोगे इन्फिनिटी का तो वो जीरो हो जाता है। अभी हम आगे जब इन्फिनिटी तक पहुंचेंगे तो हमारा वर्क डन जो है वो कहेंगे जीरो हो जाता है। तो हमें मतलब हम जब उसको वहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा टोटल वर्क डन हम कहीं भी निकाल सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप सोलर सिस्टम में कहीं निकालना चाहो, मार्स, जुपिटर या किसी और यूनिवर्स में जाके निकालना चाहो, तो आप इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हो। वाइल अगर हम देखें mgh का फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर एवरीवेयर। तो अगर हम देखें वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम इसको किस तरह से इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अर्थ का रेफरेंस लिया, अर्थ का रेडियस, हम एक हाइट r1 तक गए, उस हाइट को r1 से r2, r3, r4 और rn तक चले गए। rn मतलब 100, 200, 300, 400 मीटर, 500, जितना भी। और r और n से हमने थोड़ा सा पीछे, n -1 मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 गए हो तो 99, मतलब हमने यहाँ पे एक लिमिट निकाल ली, इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट। समझ में आया? और रेडियस हम सब में निकालते जा रहे हैं, भाई कितना रेडियस हो रहा है। जैसे अर्थ का रेडियस था, उसके रेफरेंस में इसका रेडियस, इसका रेडियस, इसका रेडियस, और निकालते जा रहे हैं। अब हम इनमें से कोई भी दो जो है रेडियस को ले लेंगे और उनको उनसे जो है मतलब दो फोर्सेस को ले लेंगे और उनकी मदद से पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर बाकी जितना भी इन्फिनिटी तक जाना है हम खुद निकाल सकते हैं। अब आप देखना किस तरह निकालें। एक थोड़ी सी डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी नहीं है, गेम की तरह। अगर आप समझ गए आप खुद कर लोगे डेरिवेशन। सही है? आपको एवरेज निकालना आता है, कोई भी दो फोर्सेस फर्स्ट और सेकंड मैंने उठा ली, उनका एवरेज निकाल दिया। आपको ग्रेविटेशन का फॉर्मूला भी पता है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 9 पढ़ के आ रहे हैं। एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर कह सकते हो। अब यहाँ पे हमने m1 तो जो है हमारे जो उसके ऊपर सरफेस पे एक छोटा सा हमने एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट रख लिया, उसको कह दिया, और एक me मास ऑफ अर्थ, जो हमारा मास ऑफ अर्थ है, उसको कह दिया। अब हम इसको दूसरी फोर्स से एवरेज निकाल लेते हैं। मैंने दोनों में से हाफ को बाहर निकाल लिया, हाफ को तो मैंने बाहर निकाल लिया। अभी हमारे पास फॉर्मूला बचा, इसमें से जी एम एम ई को भी बाहर निकाल लिया। ओके, 1/r1 स्क्वायर, 1/r1 स्क्वायर। इसको आप एलसीएम करके करना जानते हो, मतलब इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे
और डिवाइड करोगे। अब मैं कहता हूँ डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। आपको ये तो पता है भाई चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन रेडियस फाइनल माइनस इनिशियल, R2 को हम फाइनल सपोज करते हैं, R1 को इनिशियल। कैसे, देखो अगर मुझे यहाँ पे पहुंचना है R2 में, तो R2 फाइनल हुआ, यहाँ से निकलूंगा, R1 इनिशियल हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास चेंज इन आर आया हुआ है। ओके, यहाँ पे आपने देखा था अगर आप इसको इस तरह मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास चेंज इन आर आएगा। अब वो चेंज इन आर प्लस आर, इस फॉर्मूले को आप खोल दोगे। ओके, मतलब आपने ये R2 की वैल्यू लिखी है ना, देखो इसको मैं इधर लेके गया, अब यहाँ पे R2 बचा था, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, मैंने R2 की वैल्यू लिख दी। अब ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे वो ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन वैसे 9-10 में हर बच्चा इस फार्मूला को पढ़ता है और उसको याद होता है। मेडिकल वालों को बहुत आसानी से याद रहता है, इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो हमने फार्मूला खोल दिया। अब ये जो है आपस में प्लस हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया, ये डेल आर है, डेल आर मतलब चेंज इन आर, मतलब मैं फाइनल को इनिशियल से माइनस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ही चेंज आया होगा पॉइंट का, अब उसका भी स्क्वायर कर दो। आप बताओ पॉइंट का स्क्वायर करें कितनी छोटी वैल्यू हो जाएगी। हमें तो बड़ी बड़ी वैल्यूज से खेलना है, मतलब 20,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। तो अभी इसका कोई काम ही नहीं, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको नेगलेक्ट कर दिया। अब हमारे पास वैल्यू बची, अब हम इसको जो है 2 को बाहर ले आएंगे, फिर R1 को भी बाहर निकाल के कैंसिल कर लेंगे और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास वर्क डन जो आ रहा है, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। किस तरह से, आप जो है ये R1 और R2 का होल स्क्वायर जो है, इससे आप फॉर्मूला ओपन कर सकते हो। ओके, बल्कि R1 और R2 का होल स्क्वायर जो है, इसको आप स्क्वायर करोगे, फिर वैल्यू पुट करोगे और जो है आपके पास इस तरह से, मतलब जो इसको आप ओपन करोगे ना, तो आपके पास इस तरह से वैल्यू आएगी। ओके, जब आप इसको इस तरह से ओपन कर लोगे तो आपके पास ये फार्मूला बन जाता है। अब इसी तरह आप 1 से 2 का भी फार्मूला बना सकते हो। 1 से 2 का फार्मूला आपने बना लिया, मतलब आपने क्या किया, ये इसका एलसीएम वगैरह ले लिया। इस मतलब R2 के नीचे R1 और R2 अलग लिख दिया, R2 के नीचे R2 अलग लिख दिया, और जो है इनको मतलब जो है कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और ये आपके पास 1 से लेके 2 तक की वैल्यू आई है। ओके, इसी तरह आप 2 से लेके 3 तक की निकालोगे, 3 से 4 तक की, 4 से 5 तक की, 5 से 6 और 100 से 99 से 100 जितना भी आपको निकालना है। सही है। अब मैं कहूँ अगर ये प्लस -2 है, इसको मैं प्लस कर देता हूँ इस वैल्यू से, इधर +2 आ जाएगा, तो ये उससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये, मतलब मैंने क्या किया, मैंने इन सारे वर्क डन को सम अप कर दिया। आप समझ तो रहे हो ना भाई, सारे वर्क को जब मैं टोटल करूंगा तो ये प्लस का 1/2 और ये माइनस का 1/2, तो ये और ये कैंसिल। इसी तरह -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल होते हैं, +1 -1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह -1/4 और वो जो आगे +1/4 होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और ये कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, मतलब कैंसिल होता हुआ, और ये बच जाएगा। और स्टार्टिंग में क्या बचा था हमारे पास, स्टार्टिंग में बचा था 1/R1, जहाँ तक हमने लिमिट ली थी। और हम जो है 1/R1, इन सिंपल आपको क्या करना चाहिए, एंड की एक ये वैल्यू उठा ली और स्टार्टिंग की एक वैल्यू उठा ली, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, इन दोनों को इसमें पुट कर दिया और आपको टोटल मिल जाएगा। सही है, तो आप इसका टोटल निकाल सकते हो इस तरह। अब अभी हमें थोड़ी देर में पढ़ना है एक वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको बताएगा कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं। ये हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था भाई, काइनेटिक वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। सही है, वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। बेसिकली ये वर्क डन ही है, वो वर्क डन स्टोर्ड हो जाता है किसी बॉडी में, तो वो एक एनर्जी बन जाता है। उस एनर्जी को हमने एक नाम दे दिया। अगर वो हाइट के रिफरेंस पे हो रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर किसी बॉडी के मोशन की वजह से हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे हमने एनर्जीज के नाम दे दिए। ओके, अब ये आपको बताया कि भाई हमारा जो वर्क डन है, मतलब जो हमने वर्क टोटल निकाला है, यहाँ पे देखो ना, हमने तो वर्क सम किया था और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। आप बोलो क्या धोखा कर रहे हैं, तो वर्क डन जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, तो कोई इतना घबराने की बात नहीं है। ओके, लेकिन हम जो है पोटेंशियल एनर्जी को यू से एक्चुअली में मतलब शो करते हैं, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो जाए तो पी लिख देते हैं। वैसे पी जो है एक्चुअल साइन नहीं है, आप डेल यू भी लिख सकते हो। ओके, अब ये मैंने फार्मूला बना लिया। अब मैंने लिमिट अभी तक रखी नहीं है, मैंने एन रखा है। एन मतलब कोई भी लिमिट हो सकती है, 1000, 2000।
अब मैं चाह रहा हूँ मुझे इस यूनिवर्स के लिए एब्सोल्यूट मतलब पूरी दुनिया के लिए करना है, तो पूरी दुनिया का एंड आप बताओ कहाँ है? क्योंकि अगर मैं कहूँ भाई मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट निकालनी है तो मैं इनिशियल और फाइनल तक तो देखूंगा ना। अब मुझे फाइनल ही नहीं पता, तो मैंने फाइनल एक सपोज कर लिया इमेजिनरी कि भाई एक इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट होता होगा जहाँ पे दुनिया एंड हो जाती है। एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमने सोच लिया, मान लिया, तो इन्फिनिटी रख दिया। अब इन्फिनिटी का इन्वर्स आपको पता होना चाहिए, वो जीरो के बराबर होता है। ओके, अब वो जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी और GM/R1 हो जाएगा। ओके, तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और इसमें आप नेगेटिव क्यों लगाते हो? क्योंकि साइन अपोजिट आपको पता होना चाहिए क्यों लगा रहे हैं। अगेंस्ट जा रहे हैं तो हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ती है। अच्छा, अब ये मुझे अगर मैं कहूँ ये जो अभी तो हमने R1 लिखा है ये टोटली वैलिड है, इसको आप कहीं भी वैलिड कर सकते हो। बट मैं कहूँ ये R1 बराबर हो गया RE के, मतलब वैलिड हो गया है, मतलब अर्थ के रिफरेंस के मतलब सरफेस पे हम निकाल रहे हैं, तो हम ये लगा सकते हैं RE। तो मतलब आप इसको अर्थ पे भी कैलकुलेट कर सकते हो ये फॉर्मूला लगा के, या कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये 100% वैलिड है और वो सिर्फ अर्थ के लिए वैलिड है। ओके, अब ये कह रहा है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट अ सर्टेन हाइट। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप इसको अर्थ के रेफरेंस में निकाल रहे हो, रेडियस ऑफ अर्थ आपका है, सही है, आप जो है एक हाइट पे गए। वैसे तो बेसिकली हम कितनी ज़्यादा हाइट पे जाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40, 50, भाई या तो 100, 200, 1000। अर्थ अर्थ का रेडियस कितना है? अर्थ का रेडियस देखो आप कितना, 6 × 10⁻⁶ इसके अप्रॉक्स कह रहा हूँ मैं, सही है ना? अब आप बोलो इसके अगर हम करीब भी नहीं जा पा रहे हैं तो मतलब 1000 तो कोई चेंज ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर रेडियस ऑफ अर्थ, अगर हमारी हाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब हाइट मतलब हमने एक बहुत ज़्यादा हाइट कवर की है, जैसे बुर्ज खलीफा, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पे बनी हुई है, तो मतलब वहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा चेंज होगी। तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी ना तो उसी के रेस्पेक्ट में जो है पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो वैसे हम बेसिकली बहुत छोटी हाइट कवर करते हैं जिसकी वजह से हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, बट अगर हमने एक सर्टेन हाइट कवर की है तो हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। अब मैंने इसमें प्लस किया, थोड़ा सा मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लिया, तो मैंने RE को बाहर निकाल लिया, 1 + H/RE निकल। अच्छा, अब ये इसको यहाँ पे ये जो आप इसको ऊपर लेके जाओगे, ये मल्टीप्लाई की साइन है, इसमें गलत करा, ये मल्टीप्लाई की साइन है, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो -1 हो जाएगा इनवर्स। तो हम यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगा के आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे लाइक दिस। तो ये मल्टीप्लाई करना था, ये इज इक्वल लगा दिया, ओके, लाइक दिस। तो ये आपको फॉर्मूला मिल जाता है अगर आप एक सर्टेन हाइट कवर करते हो। इसलिए कह रहा है ना कि आपकी हाइट जो है मतलब रेडियस ऑफ अर्थ से ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हम जो है इसको लगा लेते हैं। नाउ एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट कहाँ पे आता है? आपको ये डायग्राम बहुत अच्छी शो करी गई है, इससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट को, मैंने कहा भाई हमें जो है एक रॉकेट है या सैटेलाइट है, हमें उसको हमारे अर्थ के ऑर्बिट में सेट करना है। तो अगर कोई कंपनी या कोई भी मतलब जो है किस कंट्री जो है रॉकेट को लॉन्च करता है, तो पहले जो है उसने मतलब अपनी ट्राई करी, उसकी ट्राई जो है अटेम्प्ट गलत भी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल गलत गई तो मतलब क्यों गई? स्पीड स्लो होने की वजह से वापस अर्थ पे आके गिर जाएगा। अगर ज़्यादा फास्ट स्पीड हुई तो मे बी वो मतलब जो है अर्थ के ऑर्बिट में तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाएगा। तो उसको हमें एक ऐसी वेलोसिटी देनी होती है जो उसको उसके ऑर्बिट में पहुंचा दे, है ना? ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई किसी भी स्पीड से फेंक दो, बस तेज स्पीड होना चाहिए, बाद में खुद ही जाके पहुंच जाएगा, नहीं। हमें फिक्स वेलोसिटी होती है, वो कैलकुलेट करते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है हम कैलकुलेट करेंगे आई थिंक इन द नेक्स्ट चैप्टर। नो, हम इस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4। ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको मैंने आपको बताया था 6.9 जो है अर्थ की है ऑर्बिटल वेलोसिटी। बट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी। हमने इतनी ज़्यादा वेलोसिटी दी इसको कि ये अर्थ का सरफेस भी एस्केप कर गया, देखो ना। या मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी में तो ये ऑर्बिट में आ गया, इस ऑर्बिट के रोटेट मतलब अराउंड एक्सिस जो है रिवॉल्व करता रहेगा। बट एस्केप वेलोसिटी हमें भाई इसको अर्थ से भेजना है, बाहर दूर भेज देना, तो हम इसको एस्केप वेलोसिटी से भेजेंगे और ये निकल जाएगा।
आप याद कर सकते हो 11.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें तो वो जो है अर्थ का सरफेस एस्केप कर जाएगा। तो इस वेलोसिटी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, मिनिमम वेलोसिटी विच द बॉडी हैज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड to the surface of Earth or other planet just cross the gravitational field of Earth and never return it Earth। एक तो पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अभी समझ में आएगा। देखो हमने क्या कहा, इतनी वेलोसिटी है ना, तो कहा उसने मैक्सिमम वेलोसिटी ना उसने कहा मिनिमम वेलोसिटी, उसने कहा मतलब कम से कम इतनी वेलोसिटी देनी है। एक तो होता है ना बिल्कुल ही मतलब लेस, बहुत आहिस्ता वेलोसिटी भी नहीं देनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब कम से कम इतनी वेलोसिटी देनी है कि वो ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जाए। देखो वर्टिकली अपवर्ड है और वो अर्थ का सरफेस लीव पर जाए। अर्थ का सरफेस क्या, ऑर्बिटल, मतलब जितना भी मतलब जहाँ पे सर ऑर्बिटल सरफेसेस हैं जितने भी, इस पर ऑर्बिट्स बने हुए हैं। ऑर्बिट्स वैसे बने हुए नहीं होते, मतलब एक जहाँ वो एक ऐसा रीजन जहाँ पे सैटेलाइट्स इवॉल्व करती हैं उसको भी एस्केप कर जाए तो। और ग्रेविटेशनल मतलब एक्चुअली में वो क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर रहा है, बट इन एक्चुअल ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी तक इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड फैली हुई होती है, लेकिन कुछ एक्सटेंड के बाद जाके वो वीक पड़ जाती है, इसलिए हम कहते हैं भाई एस्केप कर दिया, तो वो क्रॉस कर दिया और अब उसके बाद वो अपने ऑन पे वापस नहीं आ सकता है। वही कि वहाँ से अगर कोई मतलब कोई सोर्स लगाए किसी कोई और मदद से, अगर एक बार वो इस जगह से एस्केप कर गया अब वो वापस नहीं आ सकता अपने ओन पे, मतलब वहाँ से खुद आना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हमने अभी जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था उसको काइनेटिक एनर्जी के बराबर करते हैं। तो मैंने क्या किया, हाफ एम वी ई एस से घबराना मत, वी एस्केप लिखा हुआ है यहाँ पे, वी एस कर दिया, जी एम एम अपॉन आर। मैं क्या करता हूँ, एम से एम कैंसिल, टू उधर ले गए तो टू जी एम अपॉन आर। ओके, टू जी एम अपॉन आर, एम जो है हमारा कैपिटल होगा, यहाँ पे स्मॉल लिख दिया। तो इससे हमें पता चलता है हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है, 1 मिनट, हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। मैं अगर यहाँ पे 36,000 केजी का रॉकेट भेज रहा हूँ या फिर 500 केजी का एक मतलब जो है कोई भी कोई बॉल वगैरह कोई ऐसी चीज़ फेंक रहा हूँ, तो उस दोनों डिपेंड नहीं करेगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे डिपेंड किस पे करेगा, यहाँ पे डिपेंड करेगा स्पीड पे, अर्थ के मास पे, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड पे। ओके, तो 11.2 अर्थ के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, और अर्थ के लिए हम जो है सेपरेट एक अलग फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है। अगर आपको जी का फार्मूला पता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो आप इसको इसमें पुट कर दो। ओके, अगर आप इसको इसमें पुट करोगे जी का फार्मूला, तो आपको वी एस्केप मिल जाएगा, आर को आर से कैंसिल कर दोगे तो अंडर रूट 2 जी आर। ये सिर्फ अर्थ के लिए वैलिड है, बहुत सारे बच्चे दूसरे प्लैनेट्स के लिए इसको लगा देते हैं और फिर जो है नुकसान उठाते हैं। फार्मूला वैलिड सिर्फ अर्थ के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जी किसका है, अर्थ का है, आर किसका होगा, अर्थ का होगा, तो इसको आप अर्थ के लिए ज़्यादा अच्छी तरह वैलिड रख सकते हो और प्लैनेट के लिए नहीं। और प्लैनेट के लिए मतलब अगर यूनिवर्सली वैलिड करने को कह रहे हो तो वो आपके लिए है ये वाला फार्मूला, इसको भी याद करना, दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है वी एस्केप के। ओके, और यहाँ पे आपको अर्थ के जो है एस्केप वेलोसिटी भी दी है ना। अब हमारे पास आ रहा है पावर। पावर क्या है, आपने इसको 9th में भी पढ़ा था और अब थोड़ा सा चेंज होके पढ़े हुए आप इसमें। इसके दो फार्मूला है, एक तो आपने पढ़ा है भाई पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, बिल्कुल रट्टा मार गया ना बहुत अच्छी तरह, लेकिन वर्क अपॉन टाइम नहीं है फार्मूला। फार्मूला एक फील है जो आपको समझना है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इस ऑब्जेक्ट पे मैं वर्क कर रहा हूँ, सही है, वर्क किया मैंने, एक मतलब फोर्स लगा रहा हूँ, एक डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ कॉन्स्टेंटली और 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 1, मतलब हमारा वर्क क्या है, 1 है। अब मैं कह रहा हूँ पहले सेकंड देखा वर्क 1 था, दूसरे सेकंड देखा वर्क 1 था, तीसरे सेकंड देखा वर्क 1 था, चौथे सेकंड देखा वर्क 1 था, तो हम क्या कहेंगे हमारी पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम। अगर मैं कहूँ पहले सेकंड में कितनी पावर थी तो आप पाओगे 1, दूसरे सेकंड में आधी हो जाएगी, तीसरे सेकंड में और आधी हो जाएगी। तो पावर क्या है, या तो आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो या आप कोई वर्क डन कर रहे हो पर यूनिट टाइम। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, तो है P इज इक्वल टू ई अपॉन टी भी होता है, आप W की जगह E भी लिख सकते हैं।
ई एनर्जी ट्रांसफर, तो आपको एक एनर्जी का एक और नया फॉर्मूला मिल जाता है, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ओके, तो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, और ये भी मेजर करना कि कितनी फास्ट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दैट्स अ पावर। ओके, एनर्जी कितने सेकेंड में कितनी मतलब जो है ट्रांसफर हो रही है, दैट्स अ पावर। जितनी ज़्यादा एनर्जी मतलब ट्रांसफर होगी, उतना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा ट्रांसफर प्रोसेस होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी। ओके, मतलब उतनी ज़्यादा पावर। ओके, पावर क्या है, एक रेट है भाई, किस स्पीड से कोई चीज़ वर्क कर रही है, किस रेट से कोई एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो ये पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में जो हम हमारी एनर्जी का चेंज मतलब कन्वर्ट होना, ट्रांसफर होना, वर्क का डन होना, एक पर यूनिट टाइम में हम जो लेते हैं उसको कहते हैं पावर। पावर का यूनिट वाट होता है। अब वर्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर टाइम सेकेंड, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाता है। सीजीएस में इसको एक नाम दिया गया अर्क सेकेंड, अर्क सेकेंड। सही है, इस न्यूटन मीटर को भी आप जूल कह सकते हो, जूल सेकेंड भी कह सकते हो, अर्क सेकेंड सीजीएस में, और एफपीएस में फुट पाउंड सेकेंड। ओके, एमकेएस सिस्टम भी है, एमकेएस सिस्टम और एसआई में भी इनको मतलब जो है जूल सेकेंड हम कहते हैं। ओके, वन अर्क जो है 10⁻⁻² ये आप सब देख सकते हो, ये आपके पास कुछ दिया हुआ है 1 हॉर्स पावर वगैरह। ये क्वेश्चंस के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें ये वैल्यूज दी जाती है, उनको कन्वर्ट करते हैं। ओके, नाउ स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, हम दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं, मतलब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा जो आगे इक्विवेलेंट आता है वो स्केलर आ जाता है, क्योंकि पावर स्केलर है। लेकिन अगर पावर स्केलर है तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट तो कर ही नहीं रहे, वर्क और टाइम को तो डिवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट का है। यस, यही मसला होता है। तो अगर आप वर्क को टाइम के फॉर्मूले बोलते हो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टाइम नहीं चाहिए, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी का जब आप प्रोडक्ट करते हो, क्या स्केलर प्रोडक्ट, डॉट लगा हुआ है, दोनों वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, दोनों को आप डॉट करते हो, आपके पास पावर आती है, और पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी while force and velocity is a vector quantity, but both vector after dividing behave when means produce as a scalar quantity which is power. Okay, बहुत ज़्यादा ही हो गया ना। स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट जो फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान निकलता है, और डॉट प्रोडक्ट की खासियत क्या है, आपको यहाँ पे डॉट मिलेगा, सिर्फ डॉट नहीं मिलेगा, साथ में फोर्स और वेलोसिटी के साथ एक एंगल बनता हुआ मिलेगा जो कॉस कंपोनेंट का होगा। ओके, तो ये इसका यूनिट जो होता है पावर का, वो फंडामेंटल यूनिट वाट होता है। अभी आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे, जो है हमारा आई थिंक आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी पावर है, तो उसमें भी पावर का वाट यूनिट है। डायमेंशन भी आपको याद रखनी है, ml²T-3 आगे यूज करेंगे। ओके, और ये जो है किस अभी अभी हमने पावर के कितने फॉर्मूले याद किए हैं, 1 और 2 और 3। अभी आगे आपको 3 से 4 फॉर्मूले और मिलेंगे, 3 4 मतलब 8, तकरीबन 7 से 8 फॉर्मूले आपको पावर के याद हो जाएंगे। लेकिन फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा कौन सा किस वक्त यूज़ करना है। आपको फॉर्मूले जब उस वक्त यूज़ करना है जब आपके पास वेरिएबल, पर्टिकुलर वेरिएबल दिए हैं। अगर एनर्जी में पूछा है आपको और पावर दी हुई है और टाइम दिया है, मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको रेजिस्टेंस दी है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो रेजिस्टेंस और करंट दिया है, आप उसको किस तरह डील करोगे वो भी पढ़ेंगे। फोर्स दी है, वेलोसिटी दी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वेलोसिटी से हम पावर कैसे निकालें। तो वेलोसिटी से पावर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, फोर्स इंटू वेलोसिटी करके। अब ये एक आपकी बुक में छोटा सा पैरा दिया होता है, मैंने मतलब उसको इंक्लूड कर लिया। इसका सिर्फ एक मेन सम अप ये बता सकता हूँ मैं कि इसने बताया कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है। वी नो दैट, अगर हम कोई भी सिस्टम को लेते हैं, कोई भी 100% सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ लॉस, कुछ ना कुछ एनर्जी डिसिपेट होती है। और वो किस वजह से होती है, रेजिस्टेंस की वजह से। मे बी इंटरनल रेजिस्टेंस, मे बी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बहुत तरह की रेजिस्टेंस होती है, इसकी वजह से एनर्जी डिसिपेट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रिक केटल ही ले लो, इलेक्ट्रिक केटल में एनर्जी हम वाटर की या किसी भी चीज़ को हीट देने के लिए करते हैं, लेकिन बहुत सारी IR रेज ट्रांसफर होती है सराउंडिंग में, दैट्स वेस्टेड, दैट्स वेस्टफुल, कोई काम की नहीं है। इसी तरह हेयर ड्रायर हो गया, इस तरह लाइट बल्ब हो गया, लाइट बल्ब का वैसे काम होता है हीट एनर्जी देना और लाइट एनर्जी देना, इसी वजह से। बट इसके साथ कुछ ये इंफ्रारेड रेडिएशन पे रिलीज करता है, वो भी नुकसानदेह। और टीवी लाइट रेडिएशंस इसमें से मतलब जो है हमारे यूजफुल होती हैं समटाइम, बट कुछ थर्मल एनर्जीज भी निकलती हैं, कुछ लॉसेज भी होते हैं, तो हमारे काम के नहीं होते। तो ये आपको सिर्फ थोड़ा देख लेना है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, पहले हमें समझने से पहले इस डायग्राम को समझना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सिंपल वर्क डन किया था, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट रख लिया यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने एक फोर्स अप्लाई की है, और फोर्स जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन मतलब जिधर मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ
उसी डायरेक्शन में हमारी फोर्स है। ओके, तो मतलब एंगल क्या बन रहा है 0 डिग्री। और ये सब किस पे मतलब कौन सी एक्सिस पे हो रहा है, तो ये हम कहेंगे एक्स एक्सिस पे हो रहा है, हॉरिजॉन्टली कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने फोर्स एक्ट की, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके इस पोजीशन से एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एक v1 वेलोसिटी से इसकी v2 वेलोसिटी एंजॉय, क्योंकि हमें पता है जब फोर्स एक्ट होती है तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। बट हमने ये जो सिस्टम बनाया है ना, इस सिस्टम में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर गया। ओके, बट इस सिस्टम में हमने कोई डिसिपेटिंग फोर्स नहीं रखी, मतलब एक आइडियल सिस्टम बनाया है और इस आइडियल सिस्टम में कोई फ्रिक्शनल फोर्स ऑपरेट नहीं कर रही। तो अब इस सिस्टम को हम समझते हैं, इसमें क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है अब ये जो हमने सिस्टम बनाया आइडियल सिस्टम, इसमें जितना भी मैं टोटल वर्क डन कर रहा हूँ, वर्क डन क्या है, मैंने फोर्स लगाई, एक डिस्प्लेसमेंट कवर हुई। ओके, और उससे कुछ वेलोसिटी में भी चेंज आया होगा, वेलोसिटी में चेंज आया होगा मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होगी इनिशियल से फाइनल में। तो उसने कहा जितना मैंने वर्क किया, टोटल वर्क किया, वो बराबर हो जाएगा उसकी एनर्जी के चेंज में। The total work done on the body is equal to the change in kinetic energy। अब अगर हम देखें इसको ड्राइव किस तरह करेंगे, तो मुझे जो है पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और हमारे को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ले लिया, हमने फोर्स लगाई थी एक्सटर्नल। अब उस एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला है फिजिकल टू एम है। एम मैं यही रखता हूँ, ए को मैं जो मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाया था उसको यहाँ पे लाके पुट कर देता हूँ। वाइल मैंने इस फॉर्मूले को पुट कर दिया, अब जो है अब मैं क्या करूँगा, इसमें से इस फोर्स के फॉर्मूले को वर्क के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स का फॉर्मूला वर्क के फॉर्मूले में पुट हो जाएगा। देखो ये एक्सेलरेशन में पुट करा। ओके, फिर इसको मैंने फोर्स की जगह पुट कर दिया। अब ये मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया फोर्स का, और अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एस से एस कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, एम बी टू स्क्वायर माइनस एम बी वन स्क्वायर अपॉन 2, मतलब हाफ। मतलब मैं दो तरह इस तरह लिख सकता हूँ, हाफ एम बी टू स्क्वायर और हाफ एम बी वन स्क्वायर। तो मुझे क्या पता चला, ये काइनेटिक एनर्जी 2 की है और ये काइनेटिक एनर्जी 1 ब्लॉक की है। 2 ब्लॉक मतलब जो मेरा फाइनल ब्लॉक था, मतलब फोर्स लगने के बाद जो उसकी वेलोसिटी, और इनिशियल ब्लॉक की मतलब मैंने फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, तो मेरे पास आया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये आपको याद आ रहा है, ऐसा ही हमने पीछे डेरिवेशन में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में कहीं देखा था। यस, वो था वर्क डन 1 मिनट, हमने वर्क डन को इक्वल किया था पोटेंशियल एनर्जी के लिए, लेकिन वो जो है वर्टिकली वैलिड है, हॉरिजॉन्टली वैलिड नहीं है। ओके, और वो पोटेंशियल एनर्जी के केस में वैलिड है, और दैट्स एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, ये सिंपल सी बात है, हमें पता होना चाहिए। वाइल काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव नहीं आएगा। ओके, तो ये वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया कि वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, कभी भी नहीं होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो। अब ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। इसमें पहले तो हम आपको ये बताया गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कि एनर्जी बना नहीं सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया में एनर्जी कांस्टेंट है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है। भाई अगर आप कोई वर्क डन कर रहे हो तो वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, या कोई एनर्जी है तो वो वर्क डन की फॉर्म में स्टोर है। ऐसे एनर्जी और वर्क का कन्वर्जन चलता रहता है। ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, या कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है और वो एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो मतलब एनर्जी का गेन लॉस होना चलता रहता है, लेकिन एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी भी बनती नहीं है। ये मत कहना कि भाई ये एनर्जी जनरेटर या एनर्जी मेकर है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि भाई E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इस फार्मूले को समझना बहुत मतलब इतना ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें मतलब बहुत जहानत लगाई गई है। क्या इसने ये बताया कि अगर मुझे किसी भी इसने एनर्जी और मास को इक्विवेलेंट कर दिया। कैसे, देखो आप, ई एनर्जी मास मतलब बॉडी का मास, वो दोनों इक्विवेलेंट हो गए, लेकिन किस कंडीशन में, जब सी का स्क्वायर है। सी क्या है, स्क्वायर, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये स्पीड ऑफ लाइट, उसका स्क्वायर कर दिया। अगर आपको एनर्जी से किसी भी चीज का, ऑब्जेक्ट का मास कन्वर्ट करना है तो भी आप कर सकते हो, किसी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो भी आप कर सकते हो। पर इसी तरह आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं आपकी बुक में, तो आप E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के उनको भी सॉल्व कर सकते हो। मास से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी से मास में। अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें प्रूफ करना है।
तो उसको प्रूफ करने का जनरली सिंपल सा मेथड ये है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को हाइट पर रखता हूँ तो बताओ इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है। सिंपल सी बात है, ये रेस्ट पे, और कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैंने इसको एक हाइट तक रखा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। तो मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को P सपोज कर लिया। P किसके बराबर होता है, mgh के, तो इसकी टोटल एनर्जी किसके बराबर आई साइड पे, mgh के। ओके, अब मुझे इस हाइट पे, मतलब यहाँ पे h/2 हाइट हो गई। ओके, अब मैं कहता हूँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप बोलोगे h/2 हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, वो भी h/2 हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चला कि जब ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और हाइट कम होती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। ओके, अब जो है हम इसकी फाइनल एनर्जी निकालेंगे, तो वो हमारे को क्या मिली कि हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब हम ज़मीन की तरफ निकाल रहे हैं, जब वो ग्राउंड के नियर आया तो हमें पता चला उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0, क्योंकि हाइट नियर टू 0, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, नियर टू 0। बट हमने जब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वेलोसिटी का फॉर्मूला रखा 2gh, जो हमने इधर से निकाला है कि भाई फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0 होगी। इनिशियल इसकी कुछ वेलोसिटी नहीं, सॉरी, फाइनल इसकी कुछ v वेलोसिटी होगी और इनिशियल क्या है, 0 है। हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई। ओके, 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर और माइनस वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो यहाँ पे वी आई तो कैंसिल हो गया, वी एफ रह गया, तो 2gh आया, हमने इसको पुट किया तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया mgh। अब आप हैरान हो गए कि ये तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो होता क्या है कि ये जब पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ओके, तो ये क्या हुआ, एनर्जी का कन्वर्जन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। ओके, तो इसी तरह एनर्जी का कन्वर्जन चलता रहता है और टोटल एनर्जी इन सिस्टम सेम रहता है। इसलिए देखो हमने जो सम अप किया, mgx आया प्लस mgh आया माइनस mgh, सही है। ये किस तरह हो रहा है, ये सिर्फ एनर्जी का कन्वर्जन है। ऊपर हाइट पे कितनी थी, जमीन पे टकराने से पहले कितनी थी, जब आप उसका टोटल करोगे तो आपको mgh मिलेगी, मतलब एनर्जी कांस्टेंट है। जितनी हाइट पे mgh थी, जमीन पे टकराने से पहले भी mgh थी। ओके, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहेगी। लेकिन एक कंडीशन है, क्या, ये हमने जो कंडीशन रखी थी कि ये हमारा सिस्टम जो है उसमें कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स होगी तो एनर्जी का लॉस होगा, इसलिए हमें फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस लॉस। लॉस मतलब कुछ एनर्जी डिसिपेट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बल्ब जलाते हैं तो उसमें से हमें लाइट एनर्जी मिल रही है हमारे काम की, लेकिन हीट एनर्जी भी तो है। अगर हम कुछ केमिकल एनर्जी, कुछ फॉसिल्स बर्न कर रहे हैं तो उसमें से कुछ लॉस भी हो रहा होगा, हमारे काम का ही नहीं है वो। ओके, तो बहुत सारे मतलब जो है वेस्ट होते हैं एनर्जी के, लेकिन एनर्जी सिस्टम में कंजर्व रहती है, कुछ किसी और सिस्टम में जाके ज्वाइन कर जाती है एनर्जी, तो ऐसा चलता रहता है। तो यहाँ पे जाके हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है बड़ी मुश्किलों से। 3-4 लेक्चर हो गए तकरीबन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।